वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। और प्रीवियस वीडियो में जितने भी हमने मैग्नेटिज्म पर लेक्चर लिए हैं उन सब के कंबाइंड इम्पैक्ट को ब्रीफली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पता है, इतने सारे लेक्चर को एक साथ कंबाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि टाइमिंग की ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाना चाहते हम। तो अगर कोई पॉइंट ऐसे हैं या कोई टॉपिक चीज़ें हैं छूट जाती हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो स्टार्ट कहाँ से किया कि ऑस्टिड एक्सपेरिमेंट से, जो हमें बताता है कि किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होता है, या किसी कंडक्टर के चारों तरफ उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हुआ उसको कैलकुलेट कैसे करें या उसकी डायरेक्शन कैसे पता करें, तो उसके लिए हमारे पास बायो-सैवर्ट लॉ जो बताता है कि उसकी कंडक्टर के चारों तरफ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या था? डेल बी। कोई कंडक्टर था जिसका स्ट्रिप एलिमेंट हमने माना था, और क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शन भी लिमिटेशन भी यही है कि एक छोटे से एलिमेंट के रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है। पॉइंट ये हमने मान लिया कि ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था, पी पॉइंट, और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई और आर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो डेल एल इंटू आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यू, और एन कैप इसकी डायरेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यू। तो ये जो एन कैप है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane formed by del L cross R। तो जो प्लेन बनाएगा उसके परपेंडिकुलर। प्लेन कैसे? मान लिया ये लेंथ प्लेन है, एलिमेंट प्लेन डेल L का, ये डायरेक्शन प्लेन, हमने इसका डायरेक्शन प्लेन ये वाला माना। जो R है ओरिएंटेड वेक्टर है जो किसी पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस कर रहा है जिसकी डायरेक्शन ये है। तो एक प्लेन बना रहे, ये प्लेन फॉर्म हो गया। तो फोर्स क्या होगी? फोर्स के परपेंडिकुलर, ये फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे समझे, इस वेक्टर को हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये जो प्लेन की डायरेक्शन होगी तो ये हो, ये वाली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके रेस्पेक्टिवली? ये अगर आर है, ये अगर डेल एल है, तो ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद हमें पता चला कि स्ट्रेट वायर के रेस्पेक्टिवली
जिसकी कोई लेंथ फाइनाइट लेंथ नहीं है और शेप नहीं है, उसके आसपास हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बायस डायोड की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि भाई ये केवल स्मॉल स्ट्रिप की वजह से निकाला जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड, पूरे वायर कंडक्टर की वजह से नहीं। और इसकी हेल्प के लिए हमने इंट्रीगेशन का इस्तेमाल किया था, मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से निकालने के लिए। अब इसकी हम एप्लीकेशन पे चले, अगर एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ वायर, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2, म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2। इसमें 4 इनफाइनाइट लेंथ, ये साइन फाई 1 फाई 2 क्या थे कि अगर कोई स्ट्रेट वायर था तो उसकी जो फाइनाइट लेंथ है, कोई एजिस पॉइंट होंगे, ये वो एंगल है, दैट इज फाई 1, दैट इज फाई 2। क्लियर? तो फाइनाइट लेंथ के रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम कह रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ के केस में जो फाई 1 बराबर फाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू 2 1 प्लस 1, तो एक्सप्रेशन आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। क्लियर? अगर ये हाफ लेंथ के लिए हम कहें, फॉर हाफ लेंथ ऑफ वायर, तो उसमें एक एंगल फाई 1 0 हो जाएगा और दूसरा फाई 2 90 रहेगा। तो इस केस में वैल्यू जो आएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। वैसे भी पूरे इनफाइनाइट लेंथ की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r है, तो हाफ के लिए उसका हाफ हो जाएगा। तो ये बायो-सावर्ट लॉ की दो एप्लीकेशन जो हमने यहाँ डिस्कस करी, ठीक है, सॉरी एक एप्लीकेशन डिस्कस की। अब आते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन पर, उसको हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। क्या है दूसरी एप्लीकेशन? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कॉइल और लूप में आप बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं कि अगर बहुत सारे टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स हो उसके अंदर, तो वो कॉइल बन जाती है, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर कोई किसी भी जगह कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया है, तो उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I n a स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ये बात इसके सेंटर पे हो, एट सेंटर, तो सेंटर के लिए जो x की वैल्यू वो 0 हो जाएगी और एक्सप्रेशन b इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I n a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर देखते हैं इसको, यहां पर इस एक्सप्रेशन में अगर हम कंटिन्यू करें इसको, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I n a स्क्वायर अपॉन 2 a क्यूब, उससे 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यूब हो गया। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I n अपॉन 2a,
क्लियर? तो ये कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम बात करें लूप के लिए, फॉर लूप, अभी हमने बात करी कि लूप में और कॉइल में बेसिक ये डिफरेंस है कि जहां पर नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाए तो लूप बन जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A, तो ये लूप के लिए होगा। तो यानी कि एक सिंगल टर्न के जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, जिसकी रेडियस A है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है। क्लियर? तो इस तरीके से हम शॉर्ट में इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये बायो-सैवर्ट लॉ एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेट वायर है, ये जो लूप है, ये जो कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे स्केच करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को स्केच करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल क्या कहता है। और उससे पहले अगर हम ये ग्राफ देखें इसका, मैग्नेटिक फील्ड का इसका कैसे वेरी करेगा, इसके अगर एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये एक्सप्रेशन है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I एन A स्क्वायर अपॉन 2 AX स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है उसके रिस्पेक्टिव इसका जो लूप, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड स्केच करते हैं हम, वो इस तरीके से स्केच होता है। ये जो सेंटर पॉइंट है जहां x इक्वल टू हमने 0 कहा था, वहां पर जो एक्सप्रेशन है ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देता है। और जैसे जैसे हम क्योंकि x 0 हो गया तो ये जो न्यूमरेटर है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला पोर्शन ये मिनिमम हो जाता है। जब x इक्वल टू 0 होता है तो जो डिनोमिनेटर है मिनिमम है, जिस केस में जो b की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, जो b होगा वो मैक्सिमम होगा। यदि x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर हम कहें कि x की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा और b की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और चाहे कॉइल की लेफ्ट साइड में ले या राइट साइड में ले, वो बिहेव एक जैसा करेगा। इसीलिए ये दोनों तरफ जो स्केच मैग्नेटिक फील्ड स्केच किया गया है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल है और एक वैल्यू ऐसी आएंगी जिस वैल्यूज पर यहाँ पर ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, लगभग अप्रोच टू 0 करेगा। और यहाँ ये वो वैल्यूज, यहाँ पर ये x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, इधर x माइनस a की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके का इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? अब ये होगा कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, कैसे उसकी लेंथ के एक्सिस पर जो लेंथ है उसको वेरिएट करने से किस तरीके से वेरिएट करेगा, कैसे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, उसके लिए डायग्राम ये रहेगा। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा स्केच होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास एक रूल है जो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए है, वो है राइट हैंड थंब रूल। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा स्केच होगा उसके बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हम डिस्कस करें। पहला है फॉर स्ट्रेट वायर, फॉर स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर में अब हम केवल स्केच कर रहे हैं और किसकी हेल्प से करेंगे, with the help of right hand thumb rule। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल सबको पता है कि अगर अपने राइट हैंड को इस तरीके से होल्ड करें
और थंब करंट की डायरेक्शन में हो तो फिंगर्स मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट करती है रोटेशन। ये क्रॉस, ये डॉट, इसको बोलते हैं इनवर्ड, इसको बोलते हैं आउटवर्ड। आउटवर्ड थ्रू प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड और प्लेन के ही, प्लेन के इनवर्ड और प्लेन के आउटवर्ड। क्लियर? अगर डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो मैग्नेटिक लाइन सर्कुलर ही होंगी बट उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इसकी मैग्नेटिक लाइंस की, यहाँ क्रॉस इनवर्ड, यहाँ आउटवर्ड। तो इस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा स्केच होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, यूज किससे कर रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। इसको स्क्रू रूल भी बोल देते हैं। इन पे हम अलग से वीडियो बना चुके हैं रूल्स पर और बता चुके हैं। चलिए, तो यहाँ तक अब जो नेक्स्ट है, ये तो स्ट्रेट वायर हो गया। अगर सर्कुलर कॉइल है या लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरली करंट की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे मान लेते हैं। ये दूसरा पोर्शन उस तरफ का हो गया, तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड स्केच। यहाँ पर एक राउंड सर्कुलर शेप बनती है लेकिन बहुत कम बनती है। अगर आप लूप को कुछ इस तरीके से सर्कुलर, पूरी कंप्लीट सर्कुलर रह के ओवल शेप में हो जाए तब ये राउंडिंग शेप बनाता है और वो बहुत कम जगह मिलेगा देखने को, तो इसलिए बहुत कम ही रिप्रेजेंट हम यहाँ कर रहे हैं इसको। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप का हो गया। अगर कॉइल की बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दिखने में ऐसा ही होगा, पर जो बेसिक डिफरेंस ये होगा कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ जाएंगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ेगा और उसके रिस्पेक्टिवली जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी और बहुत पास हो जाएगी, बहुत पास हो जाएगी। और कोई डिफरेंस इसमें बेसिकली नहीं दिखाई देता है, बस इतना ही डिफरेंस है कि लाइंस और क्लोजर हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आगे जब चलते हैं हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोई भी कंडक्टर या चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। हम बात करेंगे अब मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे काम करती है। देखिए, तो अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं, तो फोर्स काम करती है वो QVB साइन थीटा वर्क करती है। एक्सप्रेशन जो है फोर्स का वो QVB साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, दैट इज V क्रॉस, क्लियर, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो फोर्स की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by V क्रॉस B। यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो V क्रॉस B से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर। अब अगर हम इसके स्पेशल केस देखें तो स्पेशल केस में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, यानी कि V इक्वल टू 0, चार्ज पार्टिकल at rest in uniform magnetic field,
अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रेस्ट पे है तो F इज इक्वल टू 0। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इट मीन्स वो जहां है वहीं पर अपनी प्लेस पर बना रहेगा। फर्स्ट, अगर चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से एंटर करता है, इफ इट हैव अ वेलोसिटी, अगर इसके पास वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी के केस में भी सब केस होंगे आपके। ए, when it enter parallel or एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, इट मीन्स थीटा यहां पर 0 और 180, तो क्या होगा तब, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये है। अगर आप ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन में, तो जब थीटा 0 होगा उस केस में एफ एट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180, एफ जो होगा वो 0 होगा। इट मीन्स कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सॉरी, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, इसका मतलब थीटा 0 है, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट विल बी गो स्ट्रेट। वी वेलोसिटी से क्यू चार्ज है तो स्ट्रेट चलेगा। माने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, चार्ज पार्टिकल अपोजिट जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 है, इस केस में भी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये गो स्ट्रेट, यानी कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल, थर्ड केस इसका, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड टू बी, बी के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो उस केस के अंदर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी, तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर लूप बना लेगा, और सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो फोर्स है वो इनवर्ड लग रही होगी, जिसको हम एफएम कहेंगे। दिस इज एफएम। ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी, सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक पर चार्ज पार्टिकल जाएगा। इसका टाइम पीरियड अगर निकालें तो टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2πr/v। v वेलोसिटी अगर चार्ज पार्टिकल की निकालें किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है परपेंडिकुलर, तो दैट इज qvb mv²/r। तो यहाँ से v जो आएगा दैट इज qbr/m। वैल्यू यहाँ रखेंगे तो t इज इक्वल टू 2πr/qbr into m, r से r कट गया, तो दैट इज t इज इक्वल टू 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इनवर्स होगी टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा qb/2π। क्लियर? तो इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल कौन कैसे ट्रैक को कवर अप करेगा वो डिपेंड करेगा ट्रैक ऑफ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल on the charge mass ratio। चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होगा सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट चार्ज पार्टिकल का, उनकी चार्ज मास रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो चार्ज मास रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर रेडियस ट्रैक देखें, यहाँ पर इसका तो रेडियस ट्रैक क्या करेगा, रेडियस ट्रैक आएगा r इज इक्वल टू Vm/, यहाँ पर अगर v की वेलोसिटी आप प्लेस कर दें तो ये वाला यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका v आ गया, r की वैल्यू यहाँ से निकाल दी आपने। तो यहाँ पर जो ये रेडियस दिखाई दे रही है r इज इक्वल टू Vm/qb,
अब क्योंकि v की वैल्यू यहाँ से टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू इसी से पता चल जाएगा। जो चार्ज मास रेशो है यही बता देता है कि रेडियस किस तरीके की, किस लार्ज रेडियस पे जाएगा, स्मॉल रेडियस पे जाएगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल पर, कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, उसके मास चार्ज रेशो क्या है। मास चार्ज रेशो क्या है, तो मास चार्ज रेशो का मतलब ये हुआ कि अगर उसका मास चार्ज रेशो ग्रेटर हो गया तो सीधी सी बात है रेडियस भी क्या होगी, लार्जर रेडियस कवर अप करेगा। तो यानी कि वो बड़े सर्कुलर ट्रैक को ट्रैक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज रेशो की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज रेशो जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है, किसके रेस्पेक्टिवली, प्रोटॉन की। ये प्रोटॉन का, ये सॉरी ये प्रोटॉन का मास चार्ज रेशो क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास चार्ज रेशो से ज्यादा है। जब इसका ज्यादा है तो ये वाला जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोटी रेडियस पे बेंड होगा, छोटी रेडियस को ट्रैक करेगा। ये छोटी रेडियस पे होगा और इलेक्ट्रॉन बड़ी रेडियस पे ट्रैक करेगा। तो इस तरीके से हम उसकी रेडियस भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्योंकि हमें इसमें सब कुछ रिवाइज करना, तो इसलिए शॉर्ट में चलते हैं। अब अगर वो 90 पे, अगर वो इन तीनों एंगल को छोड़ दें, एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 0, 180 और 90, तो अगर इन तीनों एंगल को छोड़ दें तो किसी भी रेस्ट अदर एंगल पर अगर वो एंटर करता है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, लाइक ये इस तरीके से एंटर कर रहा है, ये वाली जो ट्रेजेक्ट्री होगी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये थीटा एंगल बना रहा है, और जो कि ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है, तो ये हेलिक्स होगा। और एक सर्कुलर रोटेशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये पिच कहता है। तो पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन वन सर्कुलर रोटेशन। एक सर्कुलर रोटेशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड पिच। तो इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री, इस प्रकार ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी। क्योंकि इसमें हमने एक केस और ट्रेजेक्ट्री का डिस्कस किया था, वो था कंबाइंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, तो अभी हम यहाँ ट्रेजेक्ट्री को डिस्कस कर देते हैं शॉर्ट में। तो इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक प्लेट पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव हमें लगा दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। तीन ही तरीके की इसमें कंडीशन है, एक गो स्ट्रेट जा सकता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, एंटर कर रहा है, तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड रूल से तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ये था, अपवर्ड है, तो ये एफ एम लगा यहाँ पर, एफ एम, और एफ ई नीचे काम कर रहा है। तो दो फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो इन अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री की पॉसिबिलिटी तीन केसेस हैं, तीन केसेस में इसकी ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, यानी कि तीन ट्रैक में से कोई सा एक ट्रैक ये ज्वाइन करेगा, और कौन सा करेगा वो इन तीन फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। अगर एफ ई ग्रेटर देन एफ एम हो गया तो एफ ई अगर एफ एम से ग्रेटर देन हो गया तो ये ट्रैक पकड़ेगा, मान इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, तो पहले ट्रैक पे जाएगा। मान लिया एफ ई लेस देन एफ एम हो गया तो किस पे जाएगा, थर्ड ट्रैक पे जाएगा। और अगर एफ ई इज इक्वल टू एफ एम हो गया तो ये सेकंड ट्रैक पे जाएगा, जिसको हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं।
या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या है, Q E इज इक्वल टू QVB। यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो E/B का रेशियो है, यानी कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कंबाइन है, वहाँ पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से एंटर करा रहे हो आप, और वो वेलोसिटी उन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो के इक्वल है, तो चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गो स्ट्रेट, उस पर दोनों फील्ड का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, फोर्सेस कैंसिल आउट कर देंगे, चार्ज पार्टिकल गो स्ट्रेट। यहाँ पर तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो है हमारा कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम प्लेस करें, क्योंकि ये अभी हमने किसको प्लेस किया था, ये अभी हमने प्लेस किया था किसी चार्ज पार्टिकल को, तो अगर हम एक कंडक्टर को प्लेस करें, मैग्नेटिक फोर्स एट कंडक्टर, कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, वो भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब कंडक्टर को रखते हैं तो हमारे पास फोर्स आती है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। बस डिफरेंस इतना हुआ है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट में रिप्लेस हो गया है, और करंट चार्ज पर हम पढ़ ही चुके हैं भाई, चार्ज भी क्या लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। हम कह रहे हैं चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है और कंडक्टर के अंदर कर रहा है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज को कैसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी NE होगी, वॉल्यूम उसका क्या होगा VL, या हम सीधी बात करें कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसका एक्सप्रेशन हमने पढ़ रखा है I इक्वल टू NEAVD। वहां से अगर आप बात करें कि चार्ज को रिप्लेस करना है, तो चार्ज को क्या रिप्लेस करना है, चार्ज को इस फॉर्म में अगर हम देखें तो NEAVD जो चार्ज की बात हुई, जो करंट है I इक्वल टू Q/T, और उसी कंडक्टर में जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, वहीं पर हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जगह NEAVD हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। तो जो NEAVD टोटल चार्ज, Q चार्ज रिप्लेस हो गया NEA से, और VD ऑलरेडी है, दैट इज B साइन थीटा। और शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि I इक्वल टू NEAVD है, तो यहीं पर एक्सप्रेशन में ये I को रिप्लेस कर देता है, तो हमारा एक्सप्रेशन आता है IGL साइन थीटा। ये तो वहीं से हमने IT के रेस्पेक्टिव चेंज कर दिया, ठीक है, वो पूरा डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम F को अगर मैथमेटिकल फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I इक्वल टू दैट इज L क्रॉस B, ठीक। तो वही फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय L क्रॉस B। जो L और B प्लेन बनाएंगे उसके फोर्स की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर। मान लिया कंडक्टर की लेंथ ये हो गई L, ये L वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इसके परपेंडिकुलर है, ये जैसे भी है थीटा बना रहा है, फॉर एग्जांपल थीटा बना रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी फोर्स ऐसे में। करंट की डायरेक्शन अगर मान लिया आपने कहा कि भाई जो करंट की डायरेक्शन बदल दी हमने, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, लेंथ की डायरेक्शन के रेस्पेक्टिवली हमने लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ कंसीडर कर ली, तो आपने कहा कि भाई करंट की डायरेक्शन में बदल दी यहाँ पर, अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो क्या होगा, F जो होगा माइनस I L क्रॉस B हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ जाएगी क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ये है, लेंथ ये है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये L वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, और इसके डाउनवर्ड परपेंडिकुलर वर्क करेंगे। तो ये डायरेक्शन कंडक्टर के केस में हो गई जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो आई थिंक ये क्लियर। तो इसके आगे बात करते हैं हम कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को रखा जाए, करंट कैरिंग लूप, देखिए कंडक्टर में और लूप में डिफरेंस क्या होगा, ये तो स्ट्रेट वायर था, और अगर हम लूप की बात करें तो वो क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उस टॉर्क को भी यही डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे भी
चीज़ों पे कंटिन्यू करेंगे। तो सारी पहले हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हमने सारी फोर्सेस डिस्कस कर ली। तो अब हम टॉर्क पे आ गए। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग लूप आप रखिए तो क्या होगा, सिंपल है। देखिए बहुत शॉर्ट में डिस्कस करना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सप्रेशन पे बात करनी है। तो जब फोर्स लगेगी तो हम एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक ये है, ये मैग्नेटिक लाइन से लूप आपने ऐसे रखा है, ठीक। तो इसके एक्सिस पर ये क्या करता है, ये रोटेट कर जाता है। क्यों करता है, क्योंकि ये दो फोर्सेस कुछ ऐसे लग रही है। जब ये फोर्सेस ऐसे लग रही हैं इस पे, तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करा देंगे, ऐसे रोटेट करा देंगे। ये एल लेंथ होती है इसकी, ये बी होता है। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन टॉर्क का आता है वो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। यहां पर जो IA है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वो कब है, जब कोई लूप के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक लूप की तरह, वो एक लूप की तरह काम कर रहा है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव भी कर रहा है। तो जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओरिएंट हो जाता है। और वो किसके बराबर होता है, जो वो एरिया लूप कवर अप कर रहा है, जो एरिया इनक्लोज कर रहा है लूप उसकी, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस लूप के रिस्पेक्टिवली जो इनक्लोज करंट हो रही है, जो करंट उसके अमाउंट में फ्लो कर रही है, उस एरिया की मल्टीप्लिकेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर टॉर्क को अगर हम बात करें तो दैट इज N M, इसको BM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन इसकी डिपेंड करती है इस एरियल वेक्टर की, ठीक है। तो अगर आपका लूप इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर होगी, जैसे एरियल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी एन कैप परपेंडिकुलर दिस, तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म देखें तो टॉर्क N इधर रखा हमने, M क्रॉस B, टॉर्क की डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय M क्रॉस B। जो M और B प्लेन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन, जैसे जैसे ये प्लेन बनेगा, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, देखिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया और जो प्लेन ऐसा बन रहा है ये वाला, उसकी अगर एरियल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर लूप इस डायरेक्शन में आ गया, मैं उसकी एरियल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, तो उस एरियल वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही एरियल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो ये प्लेन बनेगा, उस प्लेन के दैट इज परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से उसकी डायरेक्शन बार बार कंटिन्यूसली बदलेगी, जैसे जैसे ये लूप चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगी उसकी। वो अलग अलग केसेस हैं, जैसे थीटा 90 है, मान लिया इसके स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस में थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा वाले 0 हो गया और 180। तो अब देखिए ये जो एंगल है किसके साथ बन रहे हैं, एंगल बेसिकली किसके साथ बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ बन रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन है। तो यानी कि जो प्लेन है इसका जो परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन जो है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के एंगल्स है।
तो उन्हीं पर ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो टॉर्क क्या होगा इन केसेस में, 0 होगा, ठीक। और अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, डेफिनेट सी बात है कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, और उस केस के अंदर NMP, ये मैक्सिमम टॉर्क काम कर रहा होगा। क्लियर? चलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेट वायर है, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके रिस्पेक्टिवली हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अगर दो ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम स्ट्रेट रख दें एक दूसरे से डी सेपरेशन पर, तो उसके बीच में फोर्स और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्केच होगा। तो देखिए ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये फोर्स इस पे लगाता है अपनी तरफ को, और ये लगाता है इस पे अपनी तरफ, F2। ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, तो 1 को 2 अपनी तरफ खींचेगा और 2 को 1 अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हल्के से ऐसे बैंड दिखाई देते हैं, इनकी शेप ऐसे हल्की सी बैंड नहीं हो जाती इस तरीके से। और इसके मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये भी थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्टेड दिखाई देता है, काटेंगे नहीं कभी भी मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और ये लास्ट में आके कुछ इस तरीके से एक ही शेप में आ जाएगा, यानी कि एक ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्केच कर लेगा। अगर हम बात करें इसके फोर्स की, तो F = म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L। तो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगी दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, इनके बीच का सेपरेशन, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर डायरेक्शन बदल जाएगी, मान लेते हैं डायरेक्शन एक की अपवर्ड एक की डाउनवर्ड है, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में रिपल्शन है। तो फोर्स कुछ ऐसे काम करती है, दैट इज ये 1 है, ये 2 है, तो F12 इसी तरीके से F2, 2 पे 1 की तरफ उस तरफ, 1 पे 2 की फोर्स इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाते हैं, थोड़े से बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, इसकी कुछ इस तरीके से रहेगी, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक दूसरे को क्या क्या रिपल्शन दे रहे हैं। तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में दिखाई दे। अब हम बात करते हैं, ये जो अभी हमने लूप का पर एक्सपीरियंस टॉर्क की बात की है, तो इसी को यूज करते हुए हम चलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, MCG, वो शॉर्ट में बात करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which used to detect or measure the small amount of current। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इसकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यही है कि किसी सर्कुलर कॉइल को या लूप को, कॉइल कह लें या लूप कह लें या रेक्टेंगुलर कॉइल लूप कह लें, उनको जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो जो टॉर्क है वो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा होता है, क्लियर। और उसी के रिस्पेक्टिवली क्या है कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर उसकी हम मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत हम शॉर्ट में उस पर आते हैं, क्योंकि हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जो टॉर्क है वो बेसिकली डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर उसी बात पे हम कह रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब उसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट का भी, क्योंकि यहाँ पर आप आई पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भाई करंट भी, यानी कि करंट ज़्यादा हो तो टॉर्क तब भी ज़्यादा लगेगा। चलिए, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो डिफ्लेक्शन है वो करंट पे डिपेंड कर गया। तो यानी कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट यही है कि यहाँ से कांस्टेंट आ जाता है आई, तो यही कहता है कि भाई
जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक्चुअल में डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर करंट, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रही है, और अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रही है तो जो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जिस सर्किट में आपने उसको लगा रखा है उस सर्किट में जो करंट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ करंट है, या डिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्शन भी पता चल जाती है कि अगर मान लिया एक डायरेक्शन में करंट है तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, और अगर करंट की डायरेक्शन बदल जाती है तो डिफ्लेक्शन भी उसका बदल जाता है उस डायरेक्शन में। यहाँ पर जो के है इसको रिस्टोरिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की जो ट्विस्टिंग जो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितनी है या किस तरीके की है, जिसके लिए हम स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं। क्वार्ट्ज का मटेरियल है या फिर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, ठीक। अब इसके बाद वो कहता है कि जो टॉर्क लग रहा है उसको हम कहते हैं NIAB, मैक्सिमम टॉर्क ये लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक वर्ड यूज होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, या सर्कुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर कॉइल, उस लूप या उस कॉइल के हमेशा परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा 90 हो जाता है। और ये किसके इक्वल होता है? दैट इज, अगर हम यहां से बात करें तो ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट यहाँ है, ये हो जाएगा के थीटा। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी I अपॉन थीटा, सॉरी थीटा अपॉन I इक्वल टू NAB अपॉन के। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं IS, इट मीन्स करंट सेंसिटिविटी। ये है करंट सेंसिटिविटी, और ये वाला जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम बोलते हैं G, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यानी कि थीटा जो हुआ यहां से अगर हम देखें प्रोपोर्शनल टू I के हो गया, और क्योंकि यहाँ पर थीटा अगर इक्वल टू लिखते तो GI हो गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट करंट पे डिपेंड कर रहा है। जो करंट सेंसिटिविटी के साथ साथ हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी वर्ड का मतलब ये है कि कौन किसी चीज के लिए कितनी जल्दी रिएक्शन देता है, कितनी जल्दी, जो किसी चीज के लिए जितना जल्दी रिएक्ट करेगा उतना सेंसिटिव है। इसीलिए वोल्ट जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली भी डिफ्लेक्शन शो करता है, इसलिए जो सेंसिटिव डिवाइस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो बात हम करंट के लिए कर रहे थे वो बात हम वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, और जो चेंज है वो यहाँ से आएगा NAB अपॉन KR, एक R रेजिस्टेंस टर्म और आ जाती है, ठीक है। तो दैट इज थीटा अपॉन V इज इक्वल टू VS। डिफाइन कर ही सकते हैं कि पर यूनिट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली जो डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस तरीके से पर यूनिट करंट के रिस्पेक्टिवली जो डिफ्लेक्शन है करंट सेंसिटिविटी। क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी में चेंज करें तो क्या जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो? तो देखिए उसका आंसर ये है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर आप चेंज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करने के आपके ऑप्शन जो हैं वो ये हैं कि आप N चेंज कर दे, A चेंज कर दे, B चेंज कर दे, ठीक है, और रेजिस्टेंस चेंज कर दे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो उसी रेशो में, सेम रेशो में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, यानी कि N/R जो है वो कांस्टेंट होता है, रेशो जो है उसका कांस्टेंट होगा। लेकिन करंट सेंसिटिविटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बदलते हैं जैसा कि एक्सप्रेशन में है IS, तो उसमें NAB अपॉन K है, तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है बदलने घटने से। N अगर आप बढ़ा देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी चेंज होती है, लेकिन N के बढ़ने से
वोल्टेज सेंसिटिविटी में आर भी उसी रेशियो में चेंज होता है जिससे एन अपॉन आर कॉन्स्टेंट हो जाता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी कॉन्स्टेंट रहती है। तो मतलब करंट सेंसिटिविटी चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो, और ये नेसेसरी है अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी 100% चेंज होगी। तो इस तरीके से हम ये गैल्वेनोमीटर को डिस्कस किया हमने। अब गैल्वेनोमीटर में अगला पॉइंट जो है वो कैसे हम इनको वोल्ट मीटर में और अमीटर में चेंज करते हैं। तो वो सिंपल है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर चेंज इनटू वोल्ट मीटर और अमीटर, क्या करेंगे? सिंपल है कि एक शंट रेजिस्टेंस को, शंट जो भी जानते हैं हम शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और थर्मल रेजिस्टिव कोएफिशिएंट उसका भी लो होता है और यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर रेजिस्टेंस में होती है और एक बाईपास सर्किट प्रोवाइड कराता है। तो जो गैल्वेनोमीटर में अगर हम शंट रेजिस्टेंस connect in parallel, shunt resistance connect in parallel to galvanometer change into ammeter। अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए पैरेलल में। तो जैसे गैल्वेनोमीटर ये हो गया, ये उसका अपना रेजिस्टेंस है, क्या करें हम, करंट यहाँ से ट्रांसफर हो गया, एक रेजिस्टेंस लगा दें उसके पैरेलल में। तो ये जो पूरा सर्किट बनेगा ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg, ये शंट रेजिस्टेंस है, तो ये एज अ एमीटर डील होगा। दूसरा, शंट रेजिस्टेंस connect in series to convert to galvanometer change into voltmeter। क्या करेंगे हम, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस लगा देंगे इसी के पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, तो ये एक वोल्ट मीटर की तरह डील करेगा शंट रेजिस्टेंस। तो ये पूरा एक वोल्ट मीटर है। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है टॉपिक, फिर हम इसको वीडियो क्लोज करेंगे। हमारा टॉपिक है लास्ट साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, तो उसको हम एक्सेलरेट करते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है कि किसी जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, वहां पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो जो चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल बी चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, तो एक की वजह से तो वो एक्सेलरेट हो रहा है और दूसरे की वजह से वो उसका रोटेशन चेंज हो रहा है। और है क्या, वो शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं और चार्ज पार्टिकल इसके रेस्पेक्टिवली एक रोटेशन दे रहा है। ये इस तरीके से सर्कुलर रोटेशन ले रहा है, इस तरीके से सर्कुलर रोटेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल उसको हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो है, ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर उसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जिसको
वो मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड से, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी qRb/m। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr/v। v की वैल्यू रख दी हमने, तो 2πr, v की वैल्यू हमारी qRb/m, r कैंसिल आउट, दिस t इज इक्वल टू 2πm/qb। ये टाइम पीरियड आ गया किसी भी चार्ज पार्टिकल का साइक्लोट्रॉन के अंदर, जब वो सर्कुलर रोटेट करता है तो उसके अंदर जो सर्कुलर पाथ ट्रैक करता है वो उसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी qb/2πm, क्योंकि इसमें एक सर्कल जो है वो कंप्लीट एक रेडियस पे नहीं है, हल्के पहले हाफ रेडियस अलग, हाफ सर्कल अलग रेडियस पे, अगला हाफ सर्कल अलग रेडियस पे। तो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है। अगर हम हाफ सर्कल की बात करें तो t इक्वल टू πm/qb है, जो ये बता रहा है कि हाफ सर्कल रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि रेडियस कुछ भी हो, चाहे इस ट्रैक की रेडियस हो हाफ की, चाहे इस वाले बड़े वाले ट्रैक की हो, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो इसलिए तो यहाँ से जो हाफ रेडियस है इससे अगली हाफ रेडियस, ये हाफ रेडियस कम है, इससे अगली हाफ रेडियस ज़्यादा है, तो पर एक पूरी कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन के जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पर। तो यानी कि इसलिए वो इंडिपेंडेंट है रेडियस से। फ्रीक्वेंसी आप हमने निकाल ली। अब अगर इसकी जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, जिसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसको हम किसी काइनेटिक एनर्जी तक लेके जाना चाह रहे हैं जो हमें चाहिए। लास्ट में जो इंजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv² होगी, और हाफ mv² के लिए हाफ m और v की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली है, दैट इज q²r²b²/m²। एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का आ गया 1/2 q²r²b²/m। अगर हम बात करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब वो लास्ट ट्रैक रेडियस पर ट्रैक कर रहा होगा, यानी कि r मैक्सिमम। तो वो आउटर रेडियस पर होगा जिस वक्त उसकी r मैक्सिमम होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी। लिमिटेशन इसकी पता है क्या, लिमिटेशंस है कि भाई आप अगर m है आपका, दैट इज m0, ये रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर बात करता है, 1 - v²/c²। अगर हम v को बढ़ाएं, v को अप्रोच कराएं, माने v को c के इक्विवेलेंट कर दें, तो m जो है इन्फिनिटी का अप्रोच कर जाएगा। यानी कि मास अगर चेंज होगा, मास अगर बढ़ रहा होगा तो मास इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा होगा, तो यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पर हम इसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो मास के बढ़ने से जो टाइम है, मास के बढ़ने से, मास अगर बढ़ेगा तो टाइम भी इंक्रीज करेगा। कौन सा टाइम, हाफ सर्कल रोटेशन वाला। तो उस हाफ सर्कल रोटेशन के टाइम के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो एग्जैक्ट टाइम पे इस गैप के बीच नहीं आएगा, जिससे वो हाई एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, और हो सकता है वो रिटार्ड भी कर जाए। तो उस बैलेंस, उस कंडीशन पे नहीं है, तो इसीलिए हमें इसको एक लिमिटिंग कंडीशन है कि हम वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लाइट तक अप्रोच नहीं करा सकते। ये इसकी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि हैवी चार्ज पार्टिकल ही एक्सेलरेट होगा, लाइक अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाइट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि वो लाइटर चार्ज होने की वजह से, उनका जो मास लाइटर होने की वजह से, अगर हम रेडियस पे ध्यान दें तो जो इसकी रेडियस है, फॉर एग्जांपल जैसे ये रेडियस है आपकी, तो इसकी जो रेडियस है वो mv/qb है। तो यहाँ पर जो मास चार्ज रेशियो ये बता रहा है कि अगर मास चार्ज रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की रेडियस बढ़ेगी, यानी कि वो बहुत कम है, बहुत जल्दी ही आउटर ट्रैक पे आ जाएगा, उतना बार एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, कम टाइम एक्सेलरेट होगा। तो क्योंकि मास चार्ज रेशियो देखें तो हम इलेक्ट्रॉन का, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास चार्ज रेशियो है वो कम है। तो उस रेस्पेक्टिवली अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, और चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज लगभग प्रोटॉन के बराबर है, तो इसी वजह से आई थिंक ये रिवर्स हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि जो मास चार्ज रेशियो उसके रेस्पेक्टिवली ये जल्दी ही एक्सेलरेट करेगा, हाई रेडियस ट्रैक कवर अप करेगा, और उस हाई रेडियस ट्रैक कवर करने के लिए कम काइनेटिक एनर्जी पर ही ये इस फील्ड से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उसको वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी जो हमें देनी है, क्योंकि लाइटर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, मास कम है, तो मास कम होने की वजह से वो कम एनर्जी पर ही
बड़े ट्रैक पर को ट्रेस कर लेगा और इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा और हमने मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर अप किया है इस लेक्चर के अंदर। अगर कोई पॉइंट छूटे होंगे तो वो पूरी वीडियो में नहीं कवर अप हो सकते, क्योंकि हम उसको शॉर्ट रिविज़न वीडियो बनाना चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।